हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबह सर मलाया हूं आपके लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि है फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस की बात करें अगर एग्रीकल्चर की, तो इन पॉइंट से इसको समझा जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। इंडिया में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डिफरेंट ईयर्स में 51% से लेकर के 17.4% तक रहा है, जो कि कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता जा रहा है ईयर टू ईयर, टाइम टू टाइम, और जो कि 1950 अगर 51 की बात करी जाए तो उसमें 51% का था, जो कि 2018-19 में घट कर के केवल 14.4% रह गया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस घटता जा रहा है। अगर हम बात करें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इसका रीज़न एक और भी है कि जो ग्रोथ हो रही है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा फास्टर ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से ये कंपैरिजन अगर हम करते हैं परसेंट की फॉर्म में तो ये कम लगता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एग्रीकल्चर का बहुत ही ज़्यादा इंडिया में होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। तो सप्लाई ऑफ वेज गुड्स को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि वेज गुड्स क्या होते हैं। वेज गुड्स वो गुड्स होते हैं जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ होते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात करें तो वीट, राइस, पल्सेस, मेज, बाजरा, ऑयल सीड्स ईटीसी। एग्रीकल्चर के थ्रू ही इन वेजेज गुड्स की सप्लाई की जाती है। थर्ड पॉइंट है इसका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है उसमें एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया की है उसमें 50% से भी ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर उसका प्रिंसिपल सोर्स है सबसिस्टेंस के लिए, मतलब उसके जीविकोपार्जन के लिए सबसे बड़ा जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चरल जो वर्क होता है हमारे यहाँ, उसी के थ्रू इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। जैसे अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की, तो कॉटन एग्रीकल्चर से ही मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें ऑयल इंडस्ट्री की, तो सीड्स भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलता है। और अगर शुगर मिल्स का एग्जांपल ले लें तो शुगर केन भी एग्रीकल्चर के थ्रू ही मिलता है या सप्लाई किया जाता है। अगला पॉइंट है सोर्स ऑफ डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स या कैपिटल गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करने का काम भी एग्रीकल्चर करता है, क्योंकि एग्रीकल्चर के वर्क में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी मशीनों की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे इंडस्ट्रियल जो गुड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए कहा जा सकता है एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेरिटी। मतलब जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर की प्रॉस्पेरिटी होगी उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल भी प्रॉस्पेरिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। अगर बात करी जाए इंटरनेशनल ट्रेड की, तो इंडिया से बहुत सी चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे टी, जूट, इसके अलावा कैश्यू नट्स, टबैको और कॉफ़ी और स्पाइसेस वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती हैं, जिनके बदले में फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है। उन फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ गुड्स जो डिफेंस गुड्स हैं उनका इंपोर्ट करने में या क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इसका है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड से मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है जो डोमेस्टिक ट्रेड, यानी कि जो हमारा इंटरनल जो ट्रेड होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर का वर्क है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फार्म प्रोडक्ट्स परचेज किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बिजनेस भी इजीली वर्क कर सकते हैं, मतलब उनको हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात करी जाए, जैसे कि रेलवेज़ हो गई, रोडवेज़ हो गए, तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को ही, फार्म प्रोडक्ट को ही इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से इनको भी वर्क मिलता है। मतलब जो एग्रीकल्चर है वो सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का भी लिए बेनिफिशियल होता है। लास्ट इसकी इंपॉर्टेंस है वेल्थ ऑफ द नेशन। किसी भी कंट्री की जो वेल्थ होती है उसको मेज़र किया जाता है उसके पास कितनी फिक्स्ड एसेट हैं, कितनी उसके पास लैंड ऑक्युपाइड है जिस पर की वर्क हो रहा है। तो इंडिया में एग्रीकल्चरल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लैंड ऑक्युपाइड है, और फिक्स्ड एसेट का भी एग्रीकल्चर की वजह से यूज ज़्यादा किया जाता है। और जितना किसी भी कंट्री के पास इन दोनों
पर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जिसका अवेलेबल होता है, जैसे लैंड ऑक्यूपाइड ज़्यादा होती है, फिक्स्ड एसेट ज़्यादा होती हैं, उतनी ही कंट्री की जो वर्थ होती है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से ये कहा जाता है, एज ए कंक्लूजन कहा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगला हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इंडियन एग्रीकल्चर की अगर फीचर की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से मतलब ये होता है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना आउटपुट हो रहा है, वो कहलाता है प्रोडक्टिविटी। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ की बात की जाए, उनके साथ कंपैरिजन की बात की जाए, तो इंडिया में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। इसी की वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें बैकवर्डनेस है, और बैकवर्डनेस जितना एग्रीकल्चर में होगा उतना ही ज़्यादा जो इंडस्ट्री हैं उनकी जो ग्रोथ होगी वो स्लो हो जाती है। सेकेंड है इसका डिस्टिंग्यूश अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता तो है लेकिन दिखाई नहीं देता, मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अगर हम बात करें इंडियन एग्रीकल्चर की, तो इंडियन एग्रीकल्चर में जितनी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा पर्सन, उससे ज़्यादा पॉपुलेशन पीपल्स उस लैंड पर लगे हुए हैं जो कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा की लेबर फोर्स उसमें वर्क कर रही है, जिसकी वजह से जो वर्क कर रहे हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट तो मिला हुआ है, लेकिन चूंकि वर्कफोर्स एक रिक्वायरमेंट से ऊपर है तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की वर्कफोर्स वहाँ पर लगी हुई है वो उनके लिए कहा जा सकता है वो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट उनका है, यानी कि डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। जितना ज़्यादा डिस्ग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा बैकवर्डनेस होगी, उतनी ही ज़्यादा पॉवर्टी होती जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो मोस्टली डिपेंड रहती है रेनफॉल के ऊपर। अगर रेनफॉल अच्छी होती है तो क्रॉप भी अच्छी होती है, और अगर रेनफॉल अच्छी नहीं होती तो क्रॉप भी अच्छी नहीं हो पाती है। इसी की वजह से जो एग्रीकल्चर इनकम यानी फार्म से जो इनकम होती है वो घटती बढ़ती रहती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है और उसकी वजह से वो फेल हो जाता है। सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने पीने के मतलब से ही फार्मिंग की जाती है, मतलब उसको जो फार्मिंग का जो मेन इंटेंशन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो सब्सिस्टेंस पर्पस होता है, ना कि अर्निंग प्रॉफिट का। इंडिया में जो फार्मिंग की जाती है वो जीविकोपार्जन के लिए ही की जाती है, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, ना कि उसका कॉमर्शियल यूज करने के लिए, जिसकी वजह से जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होती है वो सरप्लस को जनरेट नहीं करती इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट के लिए जनरेट नहीं करती, इसीलिए इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी का लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मॉडर्न इनपुट से मतलब ये है केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं, इनका बहुत अच्छे तरीके से यूज़ यहाँ पर इंडिया में नहीं किया जाता। इसके अलावा जो फार्मिंग पॉपुलेशन है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से जो मॉडर्न इनपुट्स हैं वो नहीं लगा पाते, और इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है, और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से जो बैकवर्डनेस है वो भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसी का स्मॉल होल्डिंग। जो इंडिया में जो फार्मर्स के पास जो लैंड है कल्टीवेशन के पर्पज़ से वो बहुत ही छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, जिसकी वजह से दो लॉस होते हैं। पहला, जो यूज़ ऑफ मशीन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और दूसरा जो फार्मिंग है वो फार्मिंग सीधा सब्सिस्टेंस पर्पज़ से ही की जा सकती है, ना कि प्रॉफिट को अर्न करने के पर्पज़ से, क्योंकि मशीनों का ज़्यादा यूज कर नहीं सकते, और क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड बटी हुई है, और जो नॉर्मली ट्रेडिशन जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनके थ्रू अगर फार्मिंग की जाए तो वो सफिशिएंट फार्मिंग से प्रोडक्टिविटी उसकी इंक्रीज नहीं हो पाती है, और सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही पॉसिबल हो सकती है। अगला पॉइंट है इसी का लैंडलॉर्ड टीनेंट कन्फ्लिक्ट्स। लैंडलॉर्ड टीनेंट कन्फ्लिक्ट से मतलब ये है कि लैंडलॉर्ड जो लैंड है उसके जो ओनर्स हैं, और टीनेंट वो पर्सन हैं जो लैंडलॉर्ड से लैंड लेकर के उसके ऊपर वर्क करते हैं, मतलब फार्मिंग का काम करते हैं। तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो है कन्फ्लिक्ट्स बनी रहती हैं, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। नॉर्मली जो टीनेंट होते हैं उनको बहुत ही कम जो इसका
आउटपुट होता है वो दिया जाता है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आउटपुट होता है वो लैंडलॉर्ड ले लेते हैं। और साथ ही साथ जो इसका जो री इन्वेस्टमेंट किया जाता है लैंडलॉर्ड के द्वारा जो कि लैंड पर, वो बहुत ही ना के बराबर सरप्लस का अमाउंट यूज किया जाता है, या यूँ कह लीजिए बिल्कुल भी नहीं यूज किया जाता, जिसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कंटिन्यूसली घटती जाती है। और इसका लास्ट पॉइंट है प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी। प्रिमिटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है इंडियन एग्रीकल्चर में। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो इंडिया की मोस्टली जो फार्मिंग है वो बहुत ही छोटी छोटी होल्डिंग्स में बटी हुई है, जिसकी वजह से मशीनों का उस पर यूज नहीं किया जा सकता। जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें फिट नहीं बैठती है, जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी फिट नहीं बैठती है, इसीलिए नई टेक्नोलॉजी को जब नहीं लगाया जा सकता तो जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव यानी पिछड़ी हुई है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे पहला है लैक ऑफ परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई, मतलब उन्हें ठीक से पानी नहीं मिल पाता है एग्रीकल्चर में, तो ये प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो डिपेंडेड होता है ऑन रेनफॉल, और रेनफॉल अच्छी नहीं होने की वजह से जो आउटपुट होता है उसका लॉस होता है, या यूँ कह लीजिए कि कई बार सूखे की भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब ड्रॉट्स की भी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस की बात करी जाए तो ये कहा जा सकता है कि महाजन और मनी लेंडर के थ्रू, लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनके थ्रू जो फार्मर्स को जो अमाउंट दिया जाता है उस पर बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और अगर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की बात करी जाए तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस जो अवेलेबल है वो अभी हम अगर अपनी फार्मर्स की नीड्स को देखें, उनकी नंबर्स को देखें, तो उसके रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल है, जिसकी वजह से फार्मर्स के सामने जो फाइनेंस है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और उन्हें हाई कॉस्ट पर बोरोइंग्स करनी पड़ती है। हाई कॉस्ट पर जो बोरोइंग करनी पड़ती है मतलब हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें देना पड़ता है, जिसकी वजह से फार्मर्स के अंदर जो पॉवर्टी है उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। थर्ड पॉइंट है इसी का कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब वही है जो पीछे हम समझ चुके हैं सब्सटेंशियल फार्मिंग का। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्पस से ही उसको फार्मिंग का पर्पस से अपना वर्क करते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता, मतलब उसका कॉमर्शियल यूज नहीं करना चाहते। और ऐसे बहुत ही कम नंबर ऑफ फार्मर्स हैं जो कि प्रॉफिट के लिए जो रिस्क होती है उसको लेने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग्स। स्मॉल बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स हैं जो कि फार्मर्स के साथ हैं, जो कि डिफरेंट जगह पर बटी हुई हैं। इसी की वजह से जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका यूज नहीं किया जा सकता, मशीन्स का यूज नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो उसको मेंटेनेंस करने की जो कॉस्ट आती है, उसको मैनेज करने की जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और इसी की वजह से जो बैकवर्डनेस है फार्मिंग की वो बढ़ती जाती है और फार्मर्स की पॉवर्टी भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है इसी का एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशंस। इसका मतलब पीछे जो हम पॉइंट समझ चुके हैं, जैसा कि हमने फीचर्स में समझा था, जो लैंडलॉर्ड हैं और जो टीनेंट हैं या जो रेंटल लैंड लेते हैं उस पर फार्मिंग के पर्पस से, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो बनी रहती हैं, क्योंकि जितने भी मोस्टली लैंडलॉर्ड हैं वो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स होते हैं। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड से मतलब ये होता है कि जो कभी भी फार्मिंग का वर्क नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम पर ही बिलीव करते हैं। इसके अलावा वो जितने भी उनके टीनेंट्स हैं, मतलब जो फार्मिंग का काम करते हैं, टिलर्स हो गए ऑफ द सॉइल, उनका वो हमेशा एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं, उनसे हाई रेंट चार्ज करते हैं, रेंटल चार्जेस लेते हैं, जिसकी वजह से जो आउटपुट होता है उसका मोस्टली पार्ट लैंडलॉर्ड रख लेते हैं और टीनेंट यानी टिलर्स ऑफ द सॉइल्स को बहुत ही कम अमाउंट मिल पाता है। और जो अमाउंट मिलता भी है वो उनके सब्सिस्टेंस के लिए भी सफिशिएंट नहीं हो पाता। तो इसी कारण से जो लैंड है उसके रिफॉर्म में अमाउंट को यूज़ भी नहीं किया जा सकता है, जबकि जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपने हिस्से का जो उनका अपना आउटपुट का जो शेयर होता है वो अपनी पर्पस से उसको यूज करते हैं और लैंड के रिफॉर्म के लिए उसका यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है इसी का लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केटिंग सिस्टम। जो मार्केटिंग सिस्टम है इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। जितने भी मोस्टली फार्मर्स होते हैं जो उनका आउटपुट होता है वो उन्हें अपने लैंडलॉर्ड को या उन पर्सन्स को बेचना पड़ता है जिनसे उन्होंने लोन लिया है, जैसे महाजन्स हो गए या मनी लेंडर्स हो गए, उनको कम रेट पर उसको बेचना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी भी है जिसकी वजह से उनकी जो बैकवर्डनेस है वो बढ़ती जाती है और फार्मर्स का जो पॉवर्टी लेवल है वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। इन सभी पॉइंट्स के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और उनको दूर किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।